2014 में सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया था। नाम था अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2014 8 SCR 128। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ निर्देश दिए थे कि 7 वर्ष या कम सजा वाले अपराधों में अंधाधुंध गिरफ्तारियों पर रोक लगनी चाहिए और आरोपियों को केवल सेक्शन 41A CRPC का नोटिस देकर मुकदमे के दौरान हाजिर रहने के लिए उनके बॉन्ड्स या मुचलके ले लिए जाने चाहिए। निर्देशों की एक पूरी सूची सुप्रीम कोर्ट ने जारी करके प्रत्येक राज्य के DGP और वहां के हाई कोर्ट को उन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में एक दूसरा निर्णय दिया था, सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन 2022 10 SCR 351। जिस तरह अरनेश कुमार में गिरफ्तारी की बात कही गई थी, उसी तरह से सत्येंद्र कुमार अंतिल में बेल की बात कही गई थी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सभी केसेस को 4 वर्गों में बांटकर उनमें कोर्ट द्वारा बेल दिए जाने की बात कही थी, लेकिन यहाँ भी आधार वही था जो 7 साल या कम सजा वाले अपराधों में बेल को बहुत आसान बना दिया गया था। इन दोनों केसेस का असर यह था कि जैसे 7 साल से कम सजा वाले अपराध पूरी तरह से बेलेबल ऑफेंसेस बना दिए गए हों, जमानती अपराध बना दिए गए हों। आज के वर्तमान केस में अपलेंट की शादी नवंबर 2020 में हुई थी। अप्रैल 2022 में पुलिस ने इस अपलेंट के खिलाफ सेक्शन 498A 323 504 506 IPC रेड विद सेक्शन 3-4 डॉवरी प्रोहिबिशन एक्ट का केस दर्ज कर दिया था। अपलेंट ने संबंधित सेशंस कोर्ट से एंटीसिपेटरी बेल की मांग की तो सेशंस कोर्ट ने वह एप्लीकेशन खारिज कर दी। अपलेंट ने हाईकोर्ट से गुहार लगाई तो हाईकोर्ट ने पहली तारीख पर अंतरिम बेल तो दे दी, लेकिन अगली तारीख पर एप्लीकेशन को खारिज करते हुए कहा कि पहले सरेंडर करो और उसके बाद बेल पर सुनवाई होगी। हाई कोर्ट की यह डायरेक्शन सुनने के बाद अपलेंट ने सुप्रीम कोर्ट के सामने गुहार लगाई और अपनी बात रखी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद तब सुप्रीम कोर्ट ने यह वाला निर्णय दिया जो आज का है, और इस केस का नाम है मोहम्मद अशफाक आलम वर्सेस द स्टेट ऑफ झारखंड। यह एक क्रिमिनल अपील थी जिसका नंबर था 2207 ऑफ 2023। यह SLP क्रिमिनल नंबर 3433 ऑफ 2023 में लगाई गई थी। इसे जस्टिस S रविंद्र भट्ट और जस्टिस अरविंद कुमार की बेंच ने 31 जुलाई 2023 को डिसाइड किया था। इंडियन लीगल सिस्टम के पास झूठे गवाहों को तोड़ने के बहुत सारे कानूनी औजार हैं। बिना झूठे गवाहों को तोड़े आप फॉल्स एलिगेशन पर विजय नहीं पा सकते हैं। बाद में जीवन भर पछताते रहने से अच्छा है कि झूठे गवाहों को तोड़ने में इंडियन लीगल सिस्टम की विशेषज्ञता का सहारा लिया जाए। इंडियन लीगल सिस्टम के मेंबर बने और यह सहायता पाएं। अपने आज के इस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने अरनेश कुमार में दिए गए अपने सभी निर्देशों को दोहराया और बताया कि उस केस में सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय था। तो जो अरनेश कुमार के अंदर निर्देश दिए गए थे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वे इस प्रकार से थे। पहला, सभी राज्य सरकारें अपने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दें कि IPC की धारा 498A के तहत मामला दर्ज होने पर ऑटोमेटिक रूप से गिरफ्तारी न करें, बल्कि CRPC की धारा 41 के तहत निर्धारित मापदंडों के तहत गिरफ्तारी की आवश्यकता के बारे में खुद को संतुष्ट करें। देखें कि गिरफ्तारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। इसकी बाबत सेक्शन 41 CRPC में कुछ मापदंड दिए गए हैं। उन मापदंडों को सामने रखकर गिरफ्तारी की जरूरत को डिसाइड किया जाना चाहिए। दूसरी बात अरनेश कुमार में कही गई थी कि सभी पुलिस अधिकारियों को सेक्शन 41 पार्ट 1B सेकंड CRPC के तहत दिए गए बिंदुओं वाली एक चेक लिस्ट दी जानी चाहिए। सब व्यूअर्स को सेक्शन 41 1B पार्ट 2 CRPC में दिए गए बिंदुओं की सूची खुद पढ़नी चाहिए। इसमें यह बताया गया है कि कैसे एक पुलिस वाला आरोपी की गिरफ्तारी के लिए खुद को कानूनी रूप से संतुष्ट करेगा। यह सभी फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स और सभी यंग एडवोकेट कलीग्स के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए इसको एक बार में पढ़ लें। तीसरी बात जो अरनेश कुमार में कही गई थी कि मजिस्ट्रेट के समक्ष अभियुक्त को पेश करते समय पुलिस अधिकारी विधिवत रूप से जांच सूची को मजिस्ट्रेट के सामने रखेगा।
और उन कारणों और सामग्री को भी पेश करेगा कि आरोपी को गिरफ्तार करने की जरूरत क्यों हुई। चौथी बात है, यदि मजिस्ट्रेट इस तरह से गिरफ्तार अभियुक्त की हिरासत को मंजूर करते हैं तो पुलिस अधिकारी की जांच सूची का अध्ययन करने के बाद मजिस्ट्रेट भी अपनी लिखित संतुष्टि रिकॉर्ड पर दर्ज करेंगे। यदि वो लिखित रूप से लिखित आधारों के ऊपर खुद संतुष्ट नहीं है तो वो उस अरेस्ट को आगे रिमांड नहीं देंगे। पांचवी बात है, पुलिस अधिकारी का कानूनी कर्तव्य होगा कि वह केस दर्ज होने की तारीख से 2 सप्ताह के भीतर अभियुक्त को गिरफ्तार न करने का निर्णय मजिस्ट्रेट को सूचित करे और इसके साथ ही इसकी एक कॉपी भी वहां उसकी कोर्ट में फाइल करे। यह 2 सप्ताह की अवधि केवल पुलिस सुपरिंटेंडेंट के द्वारा बढ़ाई जा सकती है और वह भी लिखित कारणों के आधार पर बढ़ाई जा सकती है। छठा पॉइंट था कि इसी तरह से केस दर्ज होने की तारीख से 2 सप्ताह के भीतर पुलिस अधिकारी के द्वारा उस आरोपी को सेक्शन 41A CRPC के तहत हाजिरी का नोटिस दिया जाना जरूरी होगा और इस 2 सप्ताह की अवधि को केवल जिले के सुपरिंटेंडेंट के द्वारा लिखित कारणों के आधार पर ही बढ़ाया जा सकेगा। 7वां पॉइंट था अरनेश कुमार का कि यदि पुलिस अधिकारी ऐसा करने में विफल रहते हैं तो उन पर डिपार्टमेंटल पेनल्टी प्रोसीडिंग्स चलाई जानी चाहिए। साथ ही जिस हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में यह हुआ होगा उसके सामने उस पुलिस अधिकारी पर कंटेम्प्ट की कार्रवाई भी की जाएगी। 8वां पॉइंट था कि यदि कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट जुडिशियल मजिस्ट्रेट उपरोक्त कारण दर्ज किए बिना ही उस आरोपी को हिरासत में भेज देता है तो उस पर भी संबंधित उच्च न्यायालय के द्वारा, यानी कि जिस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में यह हुआ होगा उसके द्वारा डिपार्टमेंटल एक्शन लिया जाएगा। इस प्रकार अरनेश कुमार के इन सब पॉइंट्स का जिक्र करते हुए इस प्रस्तुत केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक बार जब आरोप पत्र दायर किया जाता है और अभियुक्तों की ओर से यदि कोई बाधा ना पेश की जाती हो तो अदालत को अपराधों की अधिकतम सजा को ध्यान में रखकर बाकायदा जमानत दे देनी चाहिए। इसमें अधिकतम सजा को ध्यान में रखकर क्या अर्थ हुआ? अधिकतम सजा का मतलब है कि जो 7 साल या उससे कम सजा वाले अपराध हैं उन अपराधों में आरोपी को अभियुक्त को जमानत दे दी जानी चाहिए। हालांकि इस केस में अदालत ने ऐसा नहीं किया है बल्कि मैकेनिकल रूप से एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन को खारिज कर दिया है और अपलेंट को आत्मसमर्पण करने और ट्रायल कोर्ट के सामने नियमित जमानत लगाने का निर्देश दिया है। उच्च न्यायालय ने इस तरह का आकस्मिक रवैया अपनाकर गलती की है, इसलिए इस आदेश को कायम नहीं रखा जा सकता है और हम इसे रद्द करते हैं। यह कहकर सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में अपलेंट को जमानत प्रदान की और अरनेश कुमार वाले केस में दिए गए निर्देशों का पालन पूरा किया। लेकिन यहां आप सब व्यूअर्स के लिए काम यहीं खत्म नहीं हो जाता है बल्कि काम शुरू होता है। आप सब व्यूअर्स का कानूनी ज्ञान बहुत विकसित है, इसे केवल अपने लिए प्रयोग ना करके समाज के लिए भी प्रयोग करें। यह हमारा कानूनी सिस्टम है और उसमें सुधार किया जाना आवश्यक है। जो भी सुधार होगा यह पूरे के पूरे समाज के हित में होगा। जहां कहीं भी आप इस प्रकार का कानूनी भ्रष्टाचार देखें उसे संबंधित हाई कोर्ट को जरूर बताएं और तब भी बात ना बने तो रजिस्ट्रार जनरल सुप्रीम कोर्ट को भी अवश्य लिखें। 7 वर्ष से कम सजा वाले सब केसेस में बेल आपका अधिकार है, इस अधिकार की रक्षा करें। इस अधिकार के उल्लंघन में पुलिस से भी अधिक दोषी वे मजिस्ट्रेट होते हैं जो ऐसी गैर कानूनी गिरफ्तारी के बाद भी आरोपी को जेल भेज देते हैं और उसका रिमांड लगातार बढ़ाते रहते हैं। ऐसे मजिस्ट्रेट्स को कानूनी पाठ पढ़ाए जाने की आवश्यकता है, जैसा इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने किया है। आप जब भी किसी झूठे आरोप में फंस जाते हो तो हम अपने डिस्टेंस एडवोकेसी से आपको बचने की राह दिखाते हैं। हमें गर्व है कि हम अपने हजारों साथियों की कानूनी सहायता कर पाए हैं जिनको सही रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। आप हमारी वेबसाइट indianlegalsystem.org पर जाकर सब जानकारी अपनी सरल भाषा में पा सकते हैं। वहीं पर आप हमारी वेबसाइट के विभिन्न लिंक्स देख सकते हैं और चाहें तो वहां दिए गए सिंबल पर सर्च करके ढूंढ भी सकते हैं। जब आपको आवश्यकता होगी तो हम आपके लिए भी बेहतरीन क्रॉस एग्जामिनेशन तैयार करके भेज सकते हैं। हम आपको विजयी बनाना चाहते हैं ताकि फॉल्स एलिगेशन आपको हरा ना पाए। भारत भर में हमारी सहायता पहुंच रही है, वह आप तक भी पहुंचाई जाएगी।
आप हमें बताएं कि आपकी क्या आवश्यकता है। हमसे संपर्क का तरीका सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आप इसको नोट कर सकते हैं। यह हर एक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा। सहायता पाने के लिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भेजें, तत्काल आपको आगे का रास्ता बताया जाएगा। एक बार मेंबर बनने के बाद आप हमें हिंदी और इंग्लिश में अपना मटेरियल भेज सकते हैं, अन्य भाषा हो तो ट्रांसलेशन भेज सकते हैं। हम आपसे अगली वीडियोज में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए प्रणाम।